हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो इस ह्यूज एल्टर के अंदर अपना घोस्ट किंग आ चुका था और वो इस एल्टर के अंदर आने के बाद कह रहा था कि आखिर ये मास्टर शेंग आखिर इस जगह पे क्या करने के लिए आते होंगे। इसके अलावा वहाँ पे उसे काफ़ी सारी कब्रें भी देखने के लिए मिलती हैं, जिसके साथ ही उसे यहाँ पे मास्टर की भी बातें याद आती हैं कि एंशिएंट एल्टर के बारे में। फ़िलहाल तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है, ये एंशिएंट एल्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते इस जगह का ऑरा और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, लेकिन अपना घोस्ट किंग आगे बढ़ता जा रहा होता है। इस जगह का ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मंकी को भी कुछ अजीब सा होने लग गया था, लेकिन वो रेसिस्ट कर रहा होता है अभी खुद को। अब यहाँ पे ये लोग एक एंट्रेंस एरिया के पास आके खड़े हो चुके थे और वो एंट्रेंस एरिया देखने में थोड़ा ख़तरनाक सा तो नज़र आ ही रहा था एंड अपने आप में कुछ अजीब सा भी था। वो उसके आसपास काफ़ी सारा रेड ऑरा भी महसूस कर पा रहा था अपना घोस्ट किंग, और कह रहा होता है कि अजीब है, लेकिन उसे उसके अंदर भी जाके चेक करना था कि आखिर इस जगह पे क्या हो सकता है। तो फिर वो उस डोर के पास चला जाता है और उस डोर के ऊपर अपना हाथ रखता है चेक करने के लिए कि आखिर इस डोर के पास में क्या है, और वो उस डोर को ओपन करते हुए अंदर की तरफ को चला भी जाता है। लेकिन अंदर तो यहाँ की सिचुएशन और भी ज़्यादा अजीब थी। फिलहाल तो यहाँ पे ना तो मंकी को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और ना ही घोस्ट किंग को। इवन मंकी की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारा डिमोनिक ऑरा भी फैल रहा होता है, लेकिन अपने घोस्ट किंग को तो आगे बढ़ने से मतलब था, क्योंकि इस जगह पे ढेर सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन भी देखने के लिए मिल रही थी। वो कह रहा होता है कि वैसे इस पॉन्ड में आगे बढ़ते बढ़ते मेरी खुद की हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं अपने माइंड के साथ में भी कॉन्शियसनेस को खो रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपनी पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है ताकि आगे बढ़ के चेक कर सके असली मसले को। एंड कह रहा था कि फेंगशियान वेले के लोग वाकई में काफ़ी ज़्यादा शातिर है, ना जाने क्या क्या इन लोगों ने छिपा के रखा हुआ है। इसके अलावा वो ये देखता है कि इस जगह पे वो जो लोटस टाइप चीज़ थी जिसके अंदर से ढेर सारा वो एनर्जी वगैरह निकल रही थी, तो वहाँ पे उसके अंदर भी एक और वोल्केनो मौजूद था जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके के लावा को अपने अंदर कंटेन करा हुआ था। अब उसमें झांकने के बाद वो तो देख ही रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन मंकी को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसी खड्डे के अंदर कूद गया होता है। एंड फिर वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ही बुरे तरीके से उसे हिट कर रहा था। घोस्ट किंग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ शाओहाई क्यों कर रहा है, लेकिन शाओहाई की उस जगह को पीटने की वजह से वो पूरी की पूरी जगह ही टूटने लग पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि उस जगह के अंदर जो काफ़ी सारी एनर्जी मौजूद थी वो सारी की सारी पावर जाके एब्जॉर्ब हो रही होती है शाओहाई की बॉडी के अंदर। एंड यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखने के बाद अपना घोस्ट किंग थोड़ा डर गया होता है। वो ये सोच रहा था कि कहीं शाओहाई की बॉडी एक्सप्लोड ना हो जाए, इतनी सारी एनर्जी क्या सच में इसकी बॉडी कंटेन कर पाएगी। तभी यहाँ पे उसे फील होता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीज़ है जो कि यहाँ पे है। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक हिडन फॉर्मेशन भी थी जो कि लावा के थ्रू एक्टिवेट होने लग जाती है। जैसे ही घोस्ट किंग पलट के देखता है तो वो समझ चुका था कि वो इस हिडन फॉर्मेशन के अंदर फंस गया। ये फॉर्मेशन चारों तरफ से एक्टिवेट हो चुकी थी, तो फिर वो तुरंत ही अपनी उस रेड स्टिक को समन कर लेता है ताकि अगर कोई खतरा उसकी तरफ आगे बढ़े तो फिर वो उसका सामना कर पाए। लेकिन ये जो लावा से बनी हुई फॉर्मेशन थी तो वो एकदम ही उठ जाती है एंड वो फॉर्मेशन किसी अजीब ही तरीके का डिमोनिक कल्ट को समन कर रही थी, जिसे देखने के बाद अपना घोस्ट किंग कंफ्यूज था। एक तरफ तो शाओहाई, दूसरी तरफ ये फॉर्मेशन, दोनों ही चीज़ों ने उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से कंफ्यूज कर दिया था। और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर इस फॉर्मेशन को किस तरीके से वो डील कर सकता है। हालांकि जब चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया था और वही सोच रहा होता है कि इन सारी अटैक से उसे बचना होगा एंड कोई तो है जो कि सीक्रेटली उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसके अलावा जब वो उन सारे अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करता है तो फिर उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला बीस्ट भी आ चुका था, जिसे देख के अपना घोस्ट किंग हैरान था। साथ ही यहाँ पे शाओहाई उस सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से वो बीस्ट, अब घोस्ट किंग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सिचुएशन में वो इस बीच से लड़े या फिर शाओहाई के लिए यहाँ से रुक के उसकी प्रोटेक्शन करे। इसके अलावा हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे फेंगशियान वेले के लोग अभी भी फाइट कर रहे थे उन सारे फिशमैन से एंड वो फिशमैन तादाद में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये फिशमैन फायर से डर के पीछे हट रहे थे, लेकिन अब तादाद में ज़्यादा होने की वजह से ये आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ फेंगशियान वेले के लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये तादाद में
इतने ज़्यादा बढ़ के आगे आ चुके थे कि फेंगशियान वैली के लोगों के बस की बात भी नहीं थी इन्हें रोकना। हालांकि कुछ बीस्ट को ये लोग मारने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस सब की वजह से इन्होंने और भी ज़्यादा बुरे तरीके से उन्हें हिंसा करने पे मजबूर कर दिया होता है, जिसकी वजह से अब वो लोग और भी ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहे होते हैं। फेंगशियान वैली के लोग मात्रा में बस कुछ ही थे, लेकिन दूसरी ओर से वो फिशमैन इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका मुकाबला करना फेंगशियान वैली के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था। इसके अलावा वहाँ पे वो लोग बरस पड़ रहे थे इस फायर को ख़त्म करने के लिए, लगातार आगे की तरफ को आ रहे होते हैं। ढेर सारे फिशमैन की जान भी जा रही थी, लेकिन उससे भी डबल बल्कि ट्रिपल आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड फिलहाल यहाँ पे ये लोग इतने ज़्यादा देर तक रेसिस्ट कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से अब इन्हें पीछे हटना ही पड़ता है, क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एक काफ़ी बड़े से फिशमैन के ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया था, लेकिन वो फिशमैन अब आगे बढ़ रहा होता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ गया था कि फेंगशियान वैली के लोगों को पीछे हटना ही पड़ता है, जिसके चलते अब ये फिशमैन बिल्कुल ही आज़ाद थे और आ जाते हैं फाइट करने के लिए। जिसके बाद अब यहाँ पे फेंगशियान वैली के लोग इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये रुकने के लिए रेडी ही कहाँ थे, बल्कि जान लेना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ फिशमैन आगे बढ़ रहे थे एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एल्डर यहाँ पे उस फिशमैन को संभाल रहे होते हैं। लेकिन कब तक ही उसे संभाल पाते, तभी यहाँ पे फेंगशियान वैली के अंदर से हमें ढेर सारा मिस्टीरियस ऑरा भी देखने के लिए मिलता है। एंड इस ऑरा के अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग भी बाहर आ रही थी, जिस लाइटनिंग को देखने के बाद यहाँ पे फिशमैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। अब ये लाइटनिंग की वजह से आसपास ढेर सारी बर्फ़ भी आ जाती है, जो कि ग्राउंड और आसपास में फैलने लग गई थी। एल्डर शेन भी उस फिशमैन को उठा के दूर फेंकते हैं। सारे ही लोग घबरा चुके थे और सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या है, लेकिन एल्डर समझ चुके थे कि ये क्या हो सकता है। फेंगशियान वैली के लोग भी वहाँ पे रुक के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो इस जगह पे आ जाता है, जो कि मेनली उन फिशमैन के ऊपर ही अटैक कर रहा था। एंड वो फिशमैन बहुत ही बुरे तरीके से उस टोर्नेडो के थ्रू मारे जा रहे होते हैं। सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर ये है कौन। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर ही होते हैं, जो कि फ़ैन के साथ में आए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग के सामने वो बीस्ट था, जो कि काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है। एंड अपने हैंड के थ्रू वो अटैक करने वाला था शाओहाई के ऊपर, लेकिन शाओहाई को कुछ हो जाए ये बर्दाश्त कैसे कर सकता है। अपना घोस्ट किंग तो तुरंत ही आगे बढ़ता है, शील्ड बना लेता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन वो बीस्ट भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो शाओहाई के ऊपर अटैक करे। हालांकि हो सकता है कि उसका मकसद शाओहाई को हासिल करना भी हो, लेकिन फिलहाल तो अपना घोस्ट किंग काफ़ी सीरियस सिचुएशन के अंदर फंस चुका है, जहाँ पे उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन के साथ में डील कैसे करना है। वो बीस्ट वहाँ पे घूमते घूमते उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है चारों ही तरफ से, एंड इसको डील कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उस बीस्ट का मेन फोकस शाओहाई ही होता है और वो एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन घोस्ट किंग उसे पीछे हटा देता है। एंड इस बार वो अपनी स्टिक लेकर रेडी हो गया था फाइट करने के लिए, लेकिन वो बीस्ट कुछ बौखला उठता और लगातार काफ़ी सारे अटैक अब वो पागलों की तरह घोस्ट किंग के ऊपर कर रहा था। घोस्ट किंग उन सारी अटैक से खुद को बचाता है, लेकिन वो बीस्ट कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया था। तो फिर शाओहाई को बचाने के लिए घोस्ट किंग भी पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। दूसरी ओर फेंगशियान वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पे एल्डर अब आके खड़े हो चुके थे, तो फिर सारे ही लोग वहीं आके रुक जाते हैं। अब यहाँ पे एल्डर शेन पीछे आके कह रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि फिशमैन एक इतनी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा बतंगड़ बना देंगे। वो फिशमैन अभी भी आगे आ रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे मास्टर अपने काफ़ी सारे पावरफुल मिस्टीरियस ऑरा को रिलीज़ करते हैं, जिसके चलते फिशमैन काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, बल्कि वो यहाँ पे पीछे की तरफ को आ जाते हैं। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तुरंत ही वो कह रहे होते हैं कि बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा था। तभी वहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि हमें खुद नहीं पता कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया, पागलों की तरह ये लोग अटैक करने लगे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लीडर काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है, कह रहा था कि इन लोगों ने हमें ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पर लीडर को तो उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये पागल बोल क्या रहा है। तो फिर साइड वाला बंदा आके बता रहा होता है कि ये कह रहा है कि हमने इसके ऊपर ज़बरदस्ती अटैक किया। इसके अलावा वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला भी पड़ता है। तो सारे ही लोग उसकी चीख से पीछे को हट चुके थे, लेकिन तभी मास्टर अपने ऑरा को रिलीज़ करके अपना जलवा दिखाते हैं। तो फिर उस बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो कह रहा होता है कि फेंगशियान वैली के लोग बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं। उसके बाकी सारे फिशमैन भी डर के मारे पीछे को हट जाते हैं। यहाँ पे वो बंदा आगे आ रहा था एंड कह रहा होता है कि ये कह रहा है कि इसने कुछ भी नहीं गलत नहीं किया है। जब हम ही लोगों ने आगे बढ़ के अटैक कर दिया, तो फिर इन लोगों ने भी सोचा कि ये रिवेंज लेंगे।
अब यहाँ पे मास्टर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर उसे आज़ाद कर देते हैं। इसके अलावा वो कह रहा होता है कि देखो ज़रा, इन लोगों ने मेरी वाइफ को हर्ट किया तो भला कैसे मैं इनके ऊपर अटैक ना करूँ। एंड ये बात मास्टर को भी बता देती है। तो सब लोग आपस में बातचीत करने लग गए थे एंड कह रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है सबके बीच में। तो एल्डर पूछ रहे होते हैं कि बताओ आखिर इसकी वाइफ को किसने मारा है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि सच में किसी को नहीं पता था कि इसकी वाइफ को किसने मार दिया। अब यहाँ पे एल्डर इन सभी को आदेश देने लग जाते हैं, कह रहे थे कि आगे जाके चेक करो कि क्या सच में इसकी वाइफ को हमने हर्ट किया है। तो फिर ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो फाइनली जाके ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे तो फिंगर का अटैक हुआ हुआ है उस लेडी के ऊपर, जिसके साथ यहाँ पे एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। सीन कट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ हाई को बचाने के लिए घोस्ट किंग ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी। वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड भी हो जाता है शाओ हाई को बचाने के चक्कर में, लेकिन हम देखते हैं कि अब उसकी स्टिक भी वहाँ पे गिर जाती है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड भी पड़ा हुआ था, तो उसकी जो स्टिक थी वो ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो घोस्ट किंग के ऊपर भी काबू पाने की कोशिश कर रही थी। घोस्ट किंग तो ब्लड वॉमिट ही करने लग जाता है उस बीस्ट के आगे, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहा था शाओ हाई को बचाने के लिए। लगातार अपने ब्लड के काफ़ी सारे अटैक वो कर रहा होता है उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट के ऊपर ज़रा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक बीस्ट था कि एक बार फिर से आगे बढ़ रहा होता है। अब वो चकमा देके घोस्ट किंग के ऊपर अटैक करने वाला था। घोस्ट किंग लगातार उसके अटैक से अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि बस यही हो जाए वही काफ़ी है इस मोमेंट के अंदर। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपनी टेल के थ्रू भी घोस्ट किंग के ऊपर अटैक कर रहा था। बेचारा घोस्ट किंग ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लगातार ब्लड वॉमिट वो करे जा रहा होता है। जब वो बीस्ट ऑलमोस्ट उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था तब भी वो उसे रोक ही रहा था। एंड हम देखते हैं कि जब उस बीस्ट का पैर रखा जाता है अपने घोस्ट किंग के ऊपर, तो फिर वो अपने हाथ के थ्रू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा होता है। इसके अलावा हमें एक मिरेकलस चीज़ ये देखने के लिए मिलती है कि अपना ये जो लिटिल शाओ हाई है उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। जैसे उसकी थर्ड आई ओपन होती है हम देखते हैं कि वो बीस्ट सडनली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। घोस्ट किंग को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, सब कुछ धुंधला गया था उसकी आंखों के सामने, लेकिन वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने काफ़ी बड़ा सा मंकी खड़ा हुआ है। एंड ये मंकी कोई और नहीं बल्कि अपना शाओ हाई ही है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि शाओ हाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उस बीस्ट के ऊपर कि वो उसे ख़त्म ही कर डालेगा। हम देखते हैं कि वो लगातार काफ़ी बार रोर करता है एंड वो उस बीस्ट की तरफ को ही आगे बढ़ रहा होता है। बीस्ट भी आगे ही बढ़ रहा था उससे टक्कर लेने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि शाओ हाई चिल्ला के उसके ऊपर अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करने वाला था। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट हमें देखने के लिए मिला है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।